हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से बुक सीरीज का एक नया वीडियो आपके सामने है। और रूल नंबर 6, आज रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 6 के बारे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में वीडियो है। और स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जितनी इम्पोर्टेंस है, शायद स्टॉक मार्केट में किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी रूल्स, किसी भी किसी भी सेटअप के इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के का इम्पोर्टेंस है। और हम आज इसके पीछे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई बनता कैसे है, हम इस चीज को समझेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के साइकोलॉजी की नहीं समझेंगे, कोई चीज बना है उसके पीछे की कहानी क्या है, उस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस चीज को बेहतर तरीके से जान नहीं पाएंगे। और जब हम उस चीज के पीछे की कहानी को समझते हैं तो हमारे दिमाग में, माइंड में हमेशा बैठ जाता है। और अब देखिएगा, अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से ट्रेड लेंगे और आपकी एंट्री और एग्जिट बेहतर तरीके से होगी। कभी कभी हम करते क्या है कि ट्रेड लिए, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, हम एग्जिट कर जाते हैं। हम बेसिकली ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इस जो भी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है, हम जैसे ट्रेड लिए, ब्रेकआउट दिया, ट्रेड लिए, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया तो हम एग्जिट कर जाते हैं। लॉस हो, थोड़ा सा लॉस हुआ निकल गया, या थोड़ा प्रॉफिट हुआ निकल गया। हम इन चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो ये चीज को अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज हम सपोर्ट रेसिस्टेंस का वीडियो, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होता कैसे है, बनता कैसे है। पहले तो इसमें बताया गया, रेसिस्टेंस के बारे में बताया गया कि रेसिस्टेंस कोई है तो ये कैसे बनता है और कैसे ही ब्रेकआउट देता है। तो इसमें बताया गया कि मैनी पीपल लेफ्ट होल्डिंग एट a stock at lower price will decided that if the stock returns to that price level they will sell it immediately। बहुत लोगों का जो स्टॉक होता है ना, जैसे प्राइस ऊपर गया तो बेच नहीं पाते हैं, उनका स्टॉक नीचे के प्राइस पे रह जाता है। तो वो एक एक लेवल ढूंढ रहे होते हैं कि अगर बाय द वे उस प्राइस पे फिर से स्टॉक आता है, जाता है, उस रैली के पास जाता है, तो हम वहां पे सेल करेंगे। तो होता है क्या, दीज होल्डर्स क्रिएट ए ग्रुप ऑफ सेलर वेटिंग फॉर द ओल्ड प्राइस हाई टू देयर सेल टारगेट। वो अपना सेल टारगेट बनाते हैं कि प्राइस जैसे कोई स्टॉक गया यहाँ पे और इनका यहाँ बाइंग है, ठीक है ना। तो ये इंतजार करते रहते हैं कि फिर से इस लेवल के आसपास आ जाए तो हम वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या सेल करेंगे, जो भी हो। तो दूसरा से व्हेन प्राइस रिटर्न टू द ओल्ड हायर प्राइस, जैसे ही कोई स्टॉक फिर से यहाँ जाता है, जैसे ही कोई स्टॉक फिर से वहां गया, तो फिर जैसे ही कोई प्राइस वहां फिर से गया तो वहां फिर से एक जो सेलर जो इंतजार कर रहे थे, जो पहली रैली को मिस कर चुके हैं, वो वहां से फिर से सेल करते हैं। और लेवल दीज होल्डर सेल एंड फिर रिलीफ, और वहां से वो रिलीफ महसूस करते हैं कि मैंने यहाँ पे माल बेच दिया। और तो वो जो लेवल है फिर से गया वहां पे, तो वो एक रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करने लगता है, वो फिर रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करने लगता है। एंड फिर और वो दिस सेलिंग सेंड द प्राइस बैक डाउन, और जैसे ही सेलिंग होता है ये फिर से प्राइस नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही में रेसिस्टेंस बन जाता है। सिमिलर ऐसा सपोर्ट के साथ होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम 98 कोई जैसे कोई टारगेट है, बाय द वे 98 रुपीज, मान के चल 98 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे हम खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। अब 98 रुपीज तो होता है कभी कभी क्या, स्टॉक जैसे ब्रेकआउट के पास आता है ना, वो स्ट्रांगली वहां से फास्ट मूवमेंट करता है। तो 95 वाला स्टॉक 100 चला गया, फिर 105 चला गया। तो ये जो यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं कर पाए किसी वजह से, रेली फास्ट चला गया या फास्ट मूवमेंट हो गया, जो 98 का बाइंग टारगेट लगा के बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि फिर से 98 और 100 के पास स्टॉक आए, उसके बाद हम बाय करेंगे। और ऐसा अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, वो बहुत बड़ा चांस होता है कि वो अपने फिर से जहां से ब्रेकआउट है उस लेवल पे आता होगा, आप देखिएगा। उसके बाद वो रैली फिर देता है, तो फिर तो वो रैली गजब का रैली होता है और फास्ट मूवमेंट वाली रैली होती है। तो क्यों फास्ट मूवमेंट वाली रैली होती है, इससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो बहुत सारे ट्रेडर सोचते रहते हैं कि जैसे उस लेवल के पास आएगा जो मेरा बाइंग प्राइस 98
रुपीज का मान के चलते, इसमें डॉलर है, तो हम मान के चलते हैं 98 रुपीज के पास जैसे स्टॉक आएगा हम बाइंग फिक्स फिर से बाइंग करेंगे। दे क्रिएट्स विलिंग बायर्स एट न्यू सपोर्ट लेवल जस्ट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू गेट इन, दिस इज व्हाट कॉज की सपोर्ट। और जैसे उस लेवल पे आता है स्टॉक, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से बाइंग बायर एक्टिवेट हुए और फिर से ही ये ऊपर चला गया, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में वर्क करने लगता है। तो आप समझ गए कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम दूसरे लाइन में सपोर्ट, अब ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो फिर बात इसी पे होगी आज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैन प्ले आउट ओवर एंड ओवर अगेन, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो खेल है वो हमेशा स्टॉक मार्केट में चलते रहता है अनटिल ए ब्रेकआउट हैपेंस टू ए न्यू ट्रेडिंग रेंज और प्राइस, जब तक कि कोई ब्रेकआउट नहीं हो जाए। तो जैसे ही रेंज बन जाता है स्टॉक का किसी का, तो जब तक ये कब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, जब तक यहाँ से ब्रेक आउट ना हो जाए या ब्रेक डाउन ना हो जाए। जब तक यहाँ से ब्रेक आउट या ब्रेक आउट डाउन नहीं हो जाए तब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलता रहता है। दिस क्रिएट ए ट्रेंड दैट ओवरब्लेम द एक्टिव ट्रेडर्स, जैसे ब्रेकआउट होता है तो एक्टिव ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो जिनको पोजीशन बनाना होता है, या जो हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों तरफ बात कर रहे हैं इसमें, तो जो जिनको एक्यूमुलेट करना होता है, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो सारे यहाँ पे ही एक्टिवेट होते हैं, तो ब्रेकआउट के लेवल पे ही एक्टिवेट होते हैं। When a breakout of trading range occurs, a big distributor or accumulator take over a market, they cause it a to trend। जैसे ब्रेकआउट होता है वो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वहां पे एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो रेंज में ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करना पसंद करते हैं? उनको बड़ा पैसा लगाना है। अब ये रेंज कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा कोई पता नहीं है, कब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा कोई पता नहीं है। तो इस बीच में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके टाइम भी जा रहा है, पैसा भी लगा हुआ है, इससे अच्छा वो ब्रेकआउट का भी इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग जैसा तो उनके पास कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं होता, वो करोड़ रुपए में ट्रेड करते हैं, तो इंतजार करते रहते हैं कि यहाँ से जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा हम यही बाइंग करेंगे। तो इसलिए वहां से ब्रेकआउट के बाद रैली जो मिलती है वो फास्ट रैली मिलती है, क्योंकि वहां एक फ्रेश बायर आते हैं। उसके बाद हम उसकी बात करें तो उसमें फिर बताया गया कि देर इज ए स्टील पैटर्न ऑफ मार्केट मूविंग इन वन डायरेक्शन देन मीटिंग सप्लाई एंड डिमांड और रिट्रेसिंग। मार्केट एक डायरेक्शन में चलता है, जो सप्लाई डिमांड रिट्रेसिंग ये सब चीजें उनमें देखने को मिलती है। उसके बाद इट विल फाइंड बायर एट द प्राइस हु वांटेड टू बाय द ब्रेकआउट एवर। अब देखिए इसमें भी बताया कि इफ स्टॉक हैड एन ओल्ड 105 रुपीज रेजिस्टेंस लेवल इट सडनली ब्रेकआउट वन, वही बात बताएगी जो हम बता रहे थे कि ट्रेडर्स होते हैं जो रैली मिस कर जाते हैं एक बार फिर से बाय करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनता है। उसके बाद बताया कि रेंज ओल्ड सपोर्ट वर्क द सेम वे बिकॉज, और रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात जो हम बता रहे हैं कि जो जब भी ट्रेंड कोई बनता है, ठीक है ना, अप ट्रेंड में बनता है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो फिर हमारा जाके सपोर्ट बनता है। ये इसमें अगर इस पूरे रूल्स की बात करें तो गोल्डन लाइन ये कि अगर हम मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो जहां से वो ब्रेकआउट दिया है जो रेजिस्टेंस था वो हमारा फिर सपोर्ट बन जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो जहां से इसने ब्रेक डाउन दिया है वो हमारा फिर रेसिस्टेंस हो जाता है। इस रूल को याद रखिए। और इसमें बताया कि द मोर टाइम्स रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट आर टेस्टेड द ग्रेटर द और दैट दे विल ब्रेक इनटू अ ट्रेंड एज अ मार्केट वर्क्स टू द करंट होल्डर ऑफ ए स्टॉक। अगर कोई भी स्टॉक अगर बार बार अगर अपने रेसिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है, अगर बार बार मान के चलिए इस रेसिस्टेंस को लेवल को टच कर रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। अगर कोई स्टॉक बार बार अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है इसका मतलब है कि हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन दे। तो उस रूल नंबर 6 में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का रूल था आज, तो इसमें बेसिकली यही है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता कैसे है। तो सपोर्ट इसलिए बनता है
कि जैसे कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है, रैली ऊपर जाती है, तो बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि जैसे ही कोई स्टॉक फिर से नीचे आएगा फिर हम वहां पे बाइंग करेंगे। और रेसिस्टेंस इसलिए बनता है कि जब हम सपोर्ट लेवल के पास आता है तो बहुत सारे जो सेलर होते हैं जो रैली मिस कर चुके होते हैं वो सोचते हैं कि एक बार फिर से सपोर्ट लेवल के पास प्राइस जाएगा तो फिर हम वहां से बाइंग करेंगे। जैसे ही फिर से सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आता है वहां से सेलिंग प्रेशर आती है और ये जो जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था अब वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो रूल नंबर 6 डिस्कस हो गया और रूल नंबर 7 में मूविंग एवरेज के बारे में बताया गया है कि मूविंग एवरेज ऑन अ चार्ट इज द क्विकेस्ट वे टू क्वांटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रेंड एनी टाइम फ्रेम। कि मूविंग एवरेज, अगर आप मूविंग एवरेज को समझते हैं बेहतर तरीके से तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। और मूविंग एवरेज के बारे में बताया कि जैसे 5 डे मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप 5 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में काफी अच्छा वो काम करता है। और मूविंग एवरेज का बेसिकली अगर माने तो आपको अच्छा एंट्री दिलवाएगा। मूविंग एवरेज जो है, अगर आप किसी मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं तो आपकी एंट्री सही जगह पे होगी और आपकी एग्जिट सही जगह पे होगी। और दूसरा चीज है कि आप मूविंग एवरेज फॉलो करके आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू भी रख सकते हैं कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक चल रहा है तो हम स्टॉक को कंटिन्यू रखेंगे और जैसे 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए हम स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में, दूसरी बात स्टॉक में एंट्री करने में, और तीसरी बात स्टॉक से एग्जिट करने में मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस मूविंग एवरेज के बारे में फिर ये भी बात बताएगी कि मूविंग एवरेज आर नॉट द होली ग्रैल ऑफ सिग्नल्स। ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज बहुत ही ऐसा सिग्नल है कि हमेशा सही हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के दौरान। जैसा कि मैंने बताया कि एंट्री और एग्जिट में काफी इंपॉर्टेंट रोल, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो काफी अच्छा रोल, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मूविंग एवरेज। तो आज रूल नंबर 6 जो बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे था तो वो डिस्कस किए। रूल नंबर 7 डिस्कस किए मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज के बारे में हम ज़्यादा इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं कि अभी बहुत सारा मूविंग एवरेज है, सबका अपना रूल है, कब कौन सा रूल फॉलो करना है। कोई मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब क्रॉस करता है तो क्या करना है, और बहुत सारा मूविंग एवरेजेज हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं किया जाता। बेसिकली बता दें कि मूविंग एवरेज एंट्री और एग्जिट में आपका इंपॉर्टेंस रखता है और सबसे अच्छा कि आप ट्रेड में हैं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है कंटिन्यू, कोई स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा है तो आप कब इसमें स्टॉक में एग्जिट करना है तो आप एक मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, 5 डे मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। तो उससे आपको पता चलेगा कि जैसे 5 डे मूविंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे क्लोजिंग दिया या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एग्जिट, एंट्री सही लेवल पे एंट्री एग्जिट करवाने में मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे हम रूल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 9, अब ज्यादा रूल बड़ा नहीं है, छोटा छोटा रूल है और क्योंकि एक दो रूल पहले था इसलिए वीडियो लंबी थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन आगे का रूल जो है वो बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं तो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।